आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग बुलाई गई थी और उसके अंदर से एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसकी बहुत अरसे से बात चल रही थी कि बेंचेस बनेंगे या बेंच बनेगा, पहला बेंच आज बना दिया गया। उसके ऊपर बात करते हैं और कल कुछ बिल्स भी पास हुए हैं पार्लियामेंट में, उनके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग आज बुलाई गई थी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बना है, जो नाम नॉमिनेट हुए हैं, इनको कैसे देख रहे हैं? जैसे सब दो देख रहे हैं, मैं भी वैसे ही देख रहा हूँ। इनको अचानक बन गए हैं तो देख रहे हैं अब कि क्या होता है। ये एक्सेप्टेबल है सबके लिए, दोनों साइड्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी, जो नेम्स आए हैं सामने? ये तो हुकूमत बता सकती है या अपोजिशन बता सकती है, लेकिन जो वहाँ पे हुआ है, जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, उसमें दो उम्मीदवार थे। पीटीआई ने अपने उम्मीदवार दो बताए, यही आफरीदी जो चीफ जस्टिस हैं, कि उन्हीं को आईनी बेंच का सरबराह भी बनाया जाए, और अगर वो नहीं तो मंसूर अली शाह साहब को। तो दो पीटीआई ने अपने इन दो जजेस का नाम दिया सरबराह के लिए। जी, सरबराह के लिए। और उनका मतलब था कि सीनियर में से किसी को, या मुनीब अख्तर। तो हुकूमत की तरफ से पीपल्स पार्टी और साथ उनके बार कौंसिल के जो नुमाइंदे थे, 7 ये हो गए 6 हो गए। इन्होंने ये कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी सरबराह बनाया जाए। तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने भी, वो भी इन्हीं के साथ 6 के साथ उनका भी वोट चला गया। तो वो आईनी बेंच के सरबराह, बल्कि इसमें यह था कि मेंबरान जो थे ना बेंच के, उसके भी नाम दोनों तरफ से आ गए थे। और हुकूमत ने जो नाम दिए हैं, ये 7 मेंबर से यही नाम हुकूमत ने दिए हैं सारे। अच्छा। ये जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराह होंगे, फिर आयशा मलिक और जस्टिस अमीनुद्दीन पंजाब से, सिंध से जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल खान मंदोखैल और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं, खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसरत हिलाली। तो यहाँ भी और 7 मेंबर ने जस्टिस अतर मिनल्ला को बाहर निकाल दिया। आईनी बेंच के सरबराह भी नहीं रहे। तो अब जो ताकत का जो खेल है, जो चल रहा है काफ़ी अरसे से, उसमें आप बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जो ग्रुप है जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अतर मिनल्ला, आयशा मलिक वगैरह का, ये ग्रुप जो है इस वक्त वो बैकफुट पे है। लेकिन ये नहीं है कि अभी उन्होंने सारे पत्ते उनके जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए, अभी भी गेम हो सकती है। आज सुबह हमने देखा कि कुछ ख़त भी आए जस्टिस मंसूर अली शाह का और जस्टिस मुनीब अख्तर का, और उसके बाद कमेटी मीटिंग्स भी उन्होंने पब्लिक करने का कहा है। वो भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं, और आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस इस सारे मामले में कोई किरदार अदा कर सकेंगे? अपना जोर लगाने वाली बात जो आपने की है ना, ये ही तो सबसे ज़्यादा बदकिस्मती है हमारे मुल्क में, कि अपनी कुर्सी के लिए, ओहदे के लिए लोग कैसे कैसे जोर लगाते हैं, और फिर ना उनके उसूल याद रहता है, ना कानून याद रहता है, ना आइन याद रहता है। अब आप देखें कि यही दोनों जजेस थे, जब काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस थे, तो उनसे बच्चों की तरह लड़ रहे थे। तो कहा गया कि जिस तमाम जजेस काजी फाइज साहब पे भी इल्ज़ाम लगाए गए। अब काजी फाइज से तो चले गए हैं, ये दोनों जजेस अब फिर लड़ रहे हैं चीफ जस्टिस से। तो पचगानापन किन की तरफ से कंसिस्टेंट है, ये सोचें आप कि कौन है अपने ओहदे के लिए। मुझे हैरानगी है, मैं जस्टिस मंसूर साहब की बहुत इज्जत करता हूँ कि वो एक सीट के लिए, अपने ओहदे के लिए इस हद तक इनसिक्योर फील करेंगे और इस हद तक एम्बिशियस हो जाएंगे कि वो रुक ही नहीं पा रहे हैं अपने आप को, और अपना आराम से देखिए, जो ताकत का खेल होता है ना, पावर गेम, उसमें फिर, और जब आप पॉलिटिक्स करने पे आते हैं, तो पॉलिटिक्स तो फिर हर तरफ से होगी, गुड पॉलिटिक्स। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जुब्बा पहना हुआ है जज का, तो मुझे प्रोटेक्शन होगी जज की, लेकिन करूँगा मैं सियासत, और जो सामने सियासतदान खड़ा है मेरे, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो लेकिन रूल्स उसके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है। ऐसे नहीं होता। फिर सियासत में तो सियासतदानों ने ज़्यादा सियासत करनी आती है उनको, और उन्होंने की भी है। मसला ये है कि मंसूर और मुनीब जो हैं वो शिकस्त कबूल नहीं कर पा रहे, और उस वजह से वो मुसलसल एक ऐसे हिजान में मुब्तला हैं। ख़ुद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी हिजान में मुब्तला रखा हुआ है, और इन अ वे पूरे मुल्क को हिजान में मुब्तला रखा हुआ है। और उसकी वजह ये है कि जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही। अब देखिए, जो सबसे बड़ा इन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि जब रिज़र्व सीट्स का फैसला आया, तो उस पर रिव्यू पिटीशन फाइल हुई, तो जस्टिस काजी फाइज साहब उस वक्त चीफ जस्टिस से, उन्होंने कमेटी में मीटिंग में कहा कि इसको लगाएं, उनका नहीं लगाते, मैंने छुट्टी जाना है। जस्टिस मंसूर ने कहा मैंने छुट्टी जाना है, मुनीब अख्तर ने भी कहा मैंने छुट्टी जाना है।
छुट्टी मुनीब अख्तर नहीं गए, मुनीब अख्तर यही थे, छुट्टी पे थे, लेकिन जब कमेटी की मीटिंग होती थी फिर आ जाते थे। तो मतलब सिर्फ केस ना सुनने के लिए, डिले करने के लिए उसको 2 महीने की छुट्टी, और उसके बाद भी नहीं सुना। सर क्योंकि वो तफसीली फैसला भी नहीं आया हुआ था, उसका भी कोई इम्पैक्ट होता है? तो तफसीली फैसला देते ना, किस चीज़ के दिया तो जस्टिस मंसूर और उनके हमनवा जजेस ने दिया था ना ये फैसला। तो वो क्या कर रहे थे दिनार साहब, क्यों नहीं तफसीली फैसला दिया? छुट्टी से पहले फैसला आ गया था, तो तफसीली फैसला देके छुट्टी पे जाते। तो जब आप खुद, आपकी इंटेंशन नज़र आ रही है, एक केस को आप जानबूझ के डिले कर रहे हैं, एक केस पे आप सुबह शाम दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, इस केस को लगाएं, इस केस को लगाएं, ख़त लिख दिया। अब फिर मुझे जो इतलात आ रही हैं वो वहाँ से, सुप्रीम कोर्ट से, वो यही है कि अभी भी वो कह रहे हैं जी कि जो आइनी तरमीम है ये फुल कोर्ट का इजलास बुलाने से नहीं रोकती, क्योंकि 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है चीफ जस्टिस एंड द जजेस, तो आप फुल कोर्ट बुलाएं अच्छा आइनी तरमीम के लिए। अब आइनी तरमीम में लिखा हुआ कि ये आइनी तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती कोर्ट में, लेकिन और उसी आइन का हल्फ उठाया है चीफ जस्टिस ने, तो कैसे होगा? देखिए ये चीफ जस्टिस को एक मुश्किल पोजीशन में डालने वाली बात जी, है। और सर चीफ जस्टिस को नहीं, इन्हीं चीफ जस्टिस को नहीं, इससे पहले वाले को भी इन्होंने मुश्किल में डाला। और बात वही है कि आप जब अपनी सियासत करने पे आते हैं, अभी देखिए जिस साबिक जस्टिस एजाज अफजल जो पनामा बेंच के मेंबर थे, जिन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अकामा का फैसला दिया था, GIT बनवाई थी, अब बोल पड़े ना, ज़मीर का बोझ चैन नहीं लेने देता फिर इंसान को जब कब्र के करीब पहुंचता है। अब एजाज अफजल ने अपना गुनाह तस्लीम कर लिया ना कि हाँ मैंने व्हाट्सएप कॉल की थी GIT बनवाने के लिए, उसमें फ़ौजियों को डलवाने के लिए। ये एजाज अफजल ने फ़खर दुरानी का इंटरव्यू दिया, छपा है परसों के अखबारात में, शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरा। आप बैठे हुए हैं अपने घर में वहाँ पे, और ज़मीर मलामत करता होगा अगर ज़िंदा हुआ तो। अब कह दें हाँ, उस वक्त क्या किया, उस वक्त अहमद नूरानी ने खबर दी कि व्हाट्सएप कॉल पे नाम डलवाए गए हैं GIT में, और एजाज अफजल ने नाम डलवाए हैं। एजाज अफजल को कांटेक्ट किया है अहमद नूरानी ने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए कि आप अपना मौक़िफ़ दें, मैं आपके नाम पे से ये खबर चला रहा हूँ। इसी एजाज अफजल ने अहमद नूरानी को तौहीन अदालत में तलब कर लिया अदालत में, और साथ मीर शकील रहमान को भी, और साथ यहाँ के जो ब्यूरो के थे हेड उनको भी। और ऐसे बोलते थे जैसे फ़िरौन नहीं बैठा होता ऊपर, थोड़ी सी ऊंची कुर्सी है ना जजेस की, जैसे फ़िरौन बोलता है, नीचे कीड़े मकोड़े फिर रहे हैं, माफ़ी मांगो, ये करो वो करो। तो ये जुर्रत कैसे हुई कि जज को कांटेक्ट करें आप? ये एजाज अफजल की जुर्रत कैसे हुई जज को कांटेक्ट करें आप उसका मौक़िफ़ लेने के लिए? जजेस के फैसले बोलते हैं, जजेस नहीं बोलते। अब एजाज अफजल साहब ने गुनाह मान लिया, हाँ मैंने डलवाए थे नाम। ये सियासत थी ना जो अब उस वक्त कमर बाजवा और फैज़ और इमरान खान मिलकर कर रहे थे कि GIT अपनी मर्जी की बनवाई, इन जजेस को इस्तेमाल किया टिश्यू पेपर की तरह, और इस्तेमाल करके फेंक दिया टिश्यू पेपर्स को। तो अब ये टिश्यू पेपर्स बोल रहे हैं बारी बारी। यू सी कि वही चीज़ें अब रिपीट हो रही हैं, फेसेस डिफरेंट। मैं बताता हूँ, मुझे ये बात पूरी कर लें। उसमें ये हुआ कि उस वक्त ये इन्होंने किया कि आपने मुझे बात ही बुला दी। आई एम सॉरी, मुझे लगा आपकी बात मुकम्मल हो गई है। आप बात कर रहे थे कि टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। वो मैं ये कह रहा था कि जनरल फैज़ इमरान खान उस वक्त जनरल बाजवा ने कहा, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑब्जेक्शन लगाएं कि ये जो 2 ब्रिगेडियर, एक MI का एक ISI का GIT में गया है, तो आप ऑब्जेक्शन करें, हम निकलवा लेंगे। मैं वैसे नहीं निकाल सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया। अब देखिए दोनों एक दूसरे के, सुप्रीम कोर्ट और ये जनरल बाजवा एक दूसरे पे के कंधे पे बंदूक रख के कैसे चला रहे थे। टारगेट क्या था? सियासी हुकूमत। ठीक है, तो अब ये फुल साइकिल हो गया है ना। तो अब ये आपने पूछा कि अब किरदार बदल गए हैं, यही तो समझाया जा रहा था खान साहब को। आज कुछ दिन पहले तक समझाया गया कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस को कमज़ोर ना करें, आप इस हाइब्रिड निज़ाम को इतना ताकतवर ना करें कि कोई तोड़ ना सके। लेकिन GHQ और JHQ, जुडिशल हेडक्वार्टर को सियासत बहुत ज़ोर से आई हुई थी इन जजेस को। ये बहुत छोटे लोग बहुत बड़े बड़े ओहदों पे बैठ जाते हैं ना जब, तो फिर मुल्क के साथ यही होता है जो हो रहा है। अब आपको और बहुत सारे लोगों को, PTI के सिंपथाइज़र को ये समझ आ रही है कि अब देखें ये क्या हो रहा है। ये तो पहले जब
पहले दूसरे लोग कहते थे ना ये देखिए क्या हो रहा है, तो गालियां निकाली जाती थी ना गालियां। Yes, sir. आर्ग्यूमेंट नहीं किया जाता था, लॉजिक नहीं दी जाती थी, गालियां निकाली जाती थी, अब तो खुद मानते हैं। प्रोपेगेंडा किया जाता था, उनको कत्ल करने की कोशिशें होती थी, उन पे केसेस बनाए जाते थे। अब ये गेम उलट हो गई है। अब अगर कोई छत पे चढ़ के उनको गालियां, उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, तब भी गालियां पड़ रही हैं उनको। मसलन हम लोगों पे हमले हुए तो मजाक उड़ाया गया, अब इन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, केसेस बन रहे हैं, इनका कोई मजाक तो नहीं उड़ा रहा।